सीएए लागू हो चुका है और विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि ये फैसला देश हित में नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी संविधान लागू हो जाता है या कानून बन जाता है, लागू हो जाता है तो वो तो लागू होना ही है। ये सीएए लागू किए अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ समान शिक्षा का अधिकार भी लागू करना चाहिए था। दूसरी बात, ये सीएए क्यों लाया गया? ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। जो एसबीआई नहीं बताना चाह रहा था, उसके बारे में जनता को पता लग गया कि हाँ, किसने कितना चंदा लिया, कहाँ से लिया, कौन पूंजीपति दिया, कैसे दिया, हवाला से दिया कि ब्लैक मनी दिया या व्हाइट मनी दिया, कैसे दिया, उसकी जनता को जानकारी ना हो। इसलिए सीएए ले आया गया कि जो मेन मीडिया है वो इस पे बात नहीं कर रही, वो सीएए चिल्ला रही है। मेन मुद्दा है जो भ्रष्टाचार का है, जो राम राज में भ्रष्टाचार हो। ये गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज में नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, ये राम राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको कुंद करने के लिए उधर जनता का ध्यान न जाए तो सीएए लाया गया। सीएए लाए हैं, यहाँ लोगों को जो है नागरिकता देंगे, अच्छी बात है, स्वागत है, सबको नागरिकता दे, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है सबको दे। लेकिन उसमें सुनते हैं कि मुसलमानों को नहीं दिए हैं, तो ये गलत बात है, देना चाहिए था। जो भी बाहर से आए हैं तो अगर सरकार देना चाहती तो दे, और जो भी लोग हैं अगर हटाना चाहती तो हटा दे, वो सरकार का अधिकार है। लेकिन जो चुनावी चंदा का मामला था, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कानून बनाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है, और इधर कहते हैं कि पाई पाई का हिसाब लूंगा। तो जनता से आप पाई पाई का हिसाब लेंगे, और कहते हैं ऑनलाइन पैसा दो, ऑनलाइन लो, यानी बैंकों में जो है इधर से उधर करने के लिए भी ऑनलाइन करवाते हैं, और स्वयं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवा रहे हैं। वो ऑनलाइन भी पैसा ले सकते थे, लेकिन अपने नहीं ले रहे, अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा ले रहे हैं। कि कौन दे रहा, विदेश का वो IAS क्या होता है वो दे रहा है, कि कोई घपलेबाज दे रहा, हवाला वाला दे रहा, कि भ्रष्टाचारी दे रहा, कौन दे रहा है, उसको जो है उजागर न हो। इसलिए इस कानून को इन्होंने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया, इनकम टैक्स में कानून में संशोधन कर दिया, सूचना का अधिकार को एकदम से खत्म कर दिया था कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। ये बहुत गलत हुआ था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट खफा हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक विचार किया कि तो गलत है। 145 करोड़ जनता को चंदा जानने का अधिकार, कौन पार्टी कितना पाई, कौन दिया, किसने लिया, उसके बदले में इन लोगों ने उनको क्या दिया, तो ये जानकारी जनता को अधिकार है। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन लोगों को फटकार लगाई, तब जाके ये हुआ। उसी के परिप्रेक्ष्य में तत्काल सीएए लागू हो गया। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? अर्जुन त्रिवेदी। अर्जुन त्रिवेदी जी, ये बताइए, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को दबाने के लिए सीएए लाया गया है, आपका क्या कहना है? देखिए, सीए पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सीए लाएगी, तो वो लेकर आई है। और ये इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है, ये तो बात की बात है, वो जो भी ये बॉन्ड लिए गए हैं वो कहाँ पे यूज किए, वो अपना जो है लिखा पढ़ी में जवाब देंगे, वो वही जानती हैं। सभी कोई नहीं जानता, लेकिन जो कोई नहीं जानता वो भी आज के दिन में चिल्ला रहा है, वो तो खुद ही जवाब देंगे, क्योंकि जवाब देना ही है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब। और ये जो सीए लागू हुआ है, ये हमारे देश के हित में, और जो सापेक्ष देश जो है मुस्लिम है, वहाँ से मुस्लिमों को यहाँ नागरिकता नहीं, वहाँ से आएंगे तो अगर कोई हिंदू देश है, जैसे ये श्रीलंका हिंदू देश है, वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा है तो उसको यहाँ नागरिकता मिलेगी, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष देश है, सारे धर्मों का देश है। तो वहाँ जो पाकिस्तान में जो हिंदू प्रताड़ित है, क्योंकि मुस्लिम सापेक्ष देश है पाकिस्तान, वहाँ जो हिंदू प्रताड़ित हो उनको नागरिकता देना है। जो हिंदू राष्ट्र में, हिंदू सापेक्ष देशों में जो मुस्लिम प्रताड़ित हैं उनको यहाँ नागरिकता देना है, ना कि जो मुस्लिम सापेक्ष देश है वहाँ से मुस्लिम आए उनको नागरिकता नहीं देना है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है। ठीक, अब किसी की नागरिकता लेना भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मतलब नहीं है। ये जो कानून है नागरिकता लेने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए है, ये समझना हो। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग इसको जो है सीए के माध्यम से लोग गलत धारणा में गलत भड़का रहे हैं कि हाँ सीए आपको आपकी नागरिकता खत्म करने के लिए, तो ऐसा नहीं कुछ। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? भीमसेन राजभर, आजमगढ़ से। भीमसेन राजभर, सीए लागू हो चुका है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि यह फैसला देश हित में नहीं है, आपका क्या कहना है? एकदम सही कह रहे हैं केजरीवाल जी, एकदम सही कह रहे हैं। पहली बात तो भारत का संविधान जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। इन एग्जाम्पल के रूप में सोनिया जी
यहाँ की नागरिक बनी, वो क्रिश्चियन थी। और आडवाणी जी पाकिस्तान के रहने वाले थे, भारत के नागरिक बने। तो नागरिकता का कानून तो पहले भी था, लेकिन खास ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और भारत की बाउंड्री के अगल बगल के जो देश हैं, वहाँ पर जो गैर मतलब मुस्लिम हैं, वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनको भारत का नागरिक बताना। अब प्रश्न इस बात का है कि इस बाउंड्री में लगभग 5 करोड़ हिंदू खाली है। दूसरे धर्म के ईसाई का, पारसी का छोड़ दीजिए, 5 करोड़ हिंदू है। अगर सारे हिंदू वहां से माइग्रेट करके भारत में चले आएंगे तो उनको बसाना, उनको रोजी रोजगार देना, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी वहां पर सब कुछ अलग है। वो कौन आएगा, किसके पड़ोस में बसेगा, क्या करेगा? आप ये देख लीजिए थोड़ा सा उदाहरण। उत्तर प्रदेश के जब लोग महाराष्ट्र में चले जाते हैं, रोजी रोटी के लिए आते हैं, इस देश की बात बता रहा हूँ, बिहार के लोग महाराष्ट्र में चले जाते हैं, तो होता क्या है, ए भैया आ गया, चोरी कर लिया, बलात्कार कर लिया, आरोप लगता है कि नहीं लगता है? गुजरात में आप अभी उदाहरण, वहां पर तो बीजेपी की सरकार है, ट्रेनों में भर भर करके लोग आए थे, किसी ने रेप कर दिया था, दुर्भाग्यवश वो किया था कि नहीं किया था, उत्तर भारतीय था, और वहां पर जनता ने उसका विरोध किया और ट्रेनों में भर भर के लोग गुजरात से भाग के आए। बीजेपी की राज की बात है, आप लोग जानते हैं, मीडिया के लोग हैं। तो 5 करोड़ नियर अबाउट समथिंग लोग अगर भारत में आएंगे तो उनको बसाना, उनको रोजी रोजगार देना, उनको जो है मतदाता बनाना, और कहाँ उसमें कितने आतंकवादी आएंगे, हिंदू बन के आएंगे कि क्या बन के आएंगे, ये फिल्टर करना आसान काम है। फिल्टर करना एक बहुत बड़ी देश के लिए समस्या है, देश के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, और जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं उनके लिए भी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरीके से क्लियर है, पता है कि हम ये न उनको माइग्रेट किए करके लोगों को लाके बसा सकते हैं, न हम रख पाएंगे, न उनको रोजी रोजगार दे पाएंगे, और न कुछ कर पाएंगे। लेकिन देश में हिंदू और गैर हिंदू, हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट करना है, वोट बैंक की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी अपने हर वादे से फिसल गई है, जन विरोधी काम की है। अब इनके पास, जनता के पास जाने के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, तो लास्ट में ये सीएए कानून लेके आ गए हैं। आप देख रहे हैं, जी। बात कहते हुए बीजेपी ने देश में धार्मिक आधार पर भेदभाव, जाति भेदभाव को बढ़ावा दिया है, और भ्रष्टाचार में लिप्त सबसे बड़ी पार्टी है। जो कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ठीक उलट इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी दखल के बाद जाकर के उजागर हुआ, सबसे ज्यादा लुटेरों से, पूंजीपतियों से सबसे ज्यादा पैसा लूट करके रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब अंत में कहना यह है कि इसकी जमीन खिसक चुकी है, 10 साल बहुत हो गया, भारत के पास विदा हो रही है, इसका सुपड़ा साफ हो रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम गोंड है। घनश्याम गोंड जी। हाँ जी, ये बताइए, क्या भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर लेकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, वो तो राम मुद्दा लाए थे, मगर वो फेल हो गए। सब हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, सबका धर्म है, सब अपने धर्म को बड़े अच्छे से मानते हैं। हम लोग तो गोंड, हम लोग तो राम का बहुत सेवा किए हैं, आदिवासी तो बहुत राम का सेवा किए हैं, 14 वर्ष सेवा किए हम लोग, तो हम लोग तो जानते हैं ना। ये चुनावी जुमला लेकर आए थे, मगर वो नहीं चला। राम का मुद्दा नहीं चला, और कब तक राम को भजाओगे? वो राम को भजाना चाहे, वो मुद्दा एकदम समाप्त, उस पर तो 50 सीट नहीं निकाल पाते। वो गए, उसके बाद ले आ दिए CA, ये भी एक जुमला छोड़ दिए। मगर इसमें भी भारत के समय समझदार जनता, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जिसको संविधान के तहत जिसको नागरिकता मिलना होगा मिलेगा, इसे किसी को कोई रोक नहीं पाएगा, न कोई भगा पाएगा, होगा ही। ये कहना कि हम कर देंगे, आप क्या कर देंगे? तो पहले भी होता था, पहले भी नागरिकता मिलता था, आप थोड़ी एक नया कर दे रहे हैं अभी आकर के। पहले भी नागरिकता मिलता था भारत में, आप अब उसको जुमलेबाजी के तहत ले जा रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दा नहीं बनेगा, और ये चुनाव 2024 में हारने जा रहे। ये विकास के मुद्दे पर एकदम फेल हो गए हैं, कोई मुद्दा नहीं है विकास का इनके पास, कि जो कि जनता के बीच में जाए, कहा कि हमने ये विकास किया। आप देख रहे हैं, नौकरी पेपर लीक हो जा रहा है, हर घर के
समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ। ये बताइए, आप सोच लीजिए 60-62 वैकेंसी में 50 लाख से ढेर लड़का ने फार्म भरे हैं। एक लड़के पर 400 रुपया लगा है, 50 गुण। तो भाजपा कह रही है कि पेपर लीक कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई साहब, अब क्या बताएं, एक हम लोग के देहात के रहने वाले हैं। देहात में एक खिस्सा कहा गया है, तो वही ठाकुर तो वही चोर तो वही तोरा भंटा मोर। एक ठाकुर रहे, किसान के दे दिया का लो बेटा खेत, जा उसमें भंटा लगा लो। जब भंटा फर के तैयार हुआ तो दूसर क्यों नहीं गए तोड़े, वह जो खेतवा बाबू साहब दिए रहे वो नहीं गए तोड़े लगे। तो किसान के जो ने दिए रहे वो पहुंचा, देखे करे बाबू साहब तो वही तोड़े, पहुंच गए भंटवा। तो कहे अरे यार क्या करे, खेत दिए है तोड़ ले रहे हैं। तो किसान कहता तो वही ठाकुर तो वही चोर तो वही तोड़ा भंटा मोर। तो इस सरकार का ही देन है लीक कराना, सर नौकरी देना नहीं है। अगर जब शासन टाइट हो जाएगा तो लीक कैसे होगा भाई? जब शासन टाइट हो जाएगा तो लीक कहां से होगा? आप कहते हैं हम इतने ताकतवर हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ बुलडोजर लग जाएगा। कहाँ गया आपका सब ताकत? फेल हो गया, फेल हो गया ना। आम जनता इसी तरीके से इनका 2024 भी फेल है। अब भाई साहब क्या नाम है आपका? स्वराज सिंह। स्वराज सिंह, क्या कहना है आपका? राम मंदिर मुद्दा बनेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? राम मंदिर हिंदुओं की विरासत है और राम मंदिर सारे सनातनियों की बहुत बड़ी इच्छा थी और लगभग 600 वर्षों से इच्छा थी। प्रभु श्री राम का मंदिर बना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को। भारत की या विश्व की सभी सनातन हिंदू धर्म की तरफ से मैं उन्हें बधाई देता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उनकी आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम का मंदिर उन्होंने भव्य रूप से बनवाया। और कितना चुनावी फायदा होगा इसका? इसका चुनावी फायदा मिलेगा भाजपा को? इसका चुनावी फायदा पूर्ण रूप से मिलेगा, क्योंकि सनातन ने पूरे हिंदुओं ने मन बना लिया है कि मोदी जी को ही चुनेंगे। गरीबों ने, कमजोरों ने मन बना लिया है कि हम मोदी जी को ही चुनेंगे, क्योंकि मोदी जी को इसलिए चुनेंगे कि जिसका कोई नहीं है उसका मोदी है। एक भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी जी, वो कहते थे मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं और जनता तक जाते जाते 70 पैसे 80 पैसे रह जाते हैं, 70-80 पैसे खा जाते हैं और 15 और 20 पैसे रह जाते हैं। ये 80 पैसे कहाँ चले जाते हैं? आज मोदी जी की योजना है कि सम्मान निधि अगर 2000 रुपए खाते में आती है तो 2000 रुपए आती है, 1 पैसा कम नहीं आता है। अगर कहीं भी आपने कहा अभी भ्रष्टाचार अब बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए बिल बना रहे हैं लोग। पहले हमारी इसी सूबे के एक मुख्यमंत्री थे कैबिनेट के, जिन्हें मुख्यमंत्री से ऊपर का दर्जा दिया जाता था, उनकी सत्ता में भैंसें खुल गईं। आज किसी भी गरीब की भैंस खोलने की हिम्मत किसी भी गुंडा में, किसी भी माफिया में है नहीं। 2017 के बाद इस समय कोई भी गुंडा किसी भी कीमत में किसी की भैंस नहीं खोल सकता। लोग अपनी गांव देहात में भैंसे बांध के आराम से बाजार करने चले जाते हैं। अब भैंसे रखाने की जरूरत नहीं है। उस समय गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, खाली प्लॉट हमारा है, ये नारा था पिछली सरकार का। हम नाम लेते हैं तो आप कहेंगे कि ये तो भाजपा के बात कह रहे हैं। पिछली सरकार के लोग कहते थे खाली प्लॉट हमारा है, और इस सरकार में जिसका जो प्लॉट है वो उसी का है, कोई किसी पे कब्जा नहीं और कोई गुंडागर्दी नहीं। पहले माताएं बहनें पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं थी, लड़कियां स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी, मन चले लोग रास्ते में खड़े रहते थे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया। आज की तारीख में कोचिंग सेंटर के बाहर, किसी विद्यालय के बाहर लड़कियों को छेड़ने के लिए गुट बना के खड़े हो जाएं, क्योंकि सुबह ही बाबा जी का बुलडोजर तैयार मिलता है। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा अगर किसी ने दी है तो योगी जी ने दी है। अगर मोदी जी ने सुरक्षा दी है तो योगी जी ने दी है, और योगी जी मोदी जी को चुनने के लिए पूरी जनता तत्पर बैठी है। आप कल आचार संहिता लगाए, परसों लगाए, और ईवीएम दगाने के लिए
तैयार बैठी है जनता। फिर विपक्ष कहेगा कि ईवीएम में खराबी है। अभी आप उत्तर प्रदेश में कोई भी सांसद ऐसा नहीं है, 80 की 80 सीट जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो 3 लाख 4 लाख से कम जीतेगा। इस समय सारा विपक्ष है ही नहीं, कहाँ है विपक्ष? जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? एक दिनेश मिश्रा नाम है। आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। दिनेश जी, ये बताइए, भाई साहब कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें ला रही है भाजपा। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, हिंदुत्व के नाम पर 80 में से 75 सीटें मिली थी। 19 में जब आए तो 75 में से 63 पर सिमट गए। तो किस तरीके की प्रगति कर रहे हैं, ये पहला उदाहरण मैं दे रहा हूं। भाई साहब ने कहा महिलाएं हमारे यहाँ की सुरक्षित हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने सुरक्षित रखा था क्या? भाजपा ने उनको नहीं हटाया, जब कोर्ट ने कहा तब हटाया। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिलाएं उतरती हैं, आज तक उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाए। सुरक्षा हो गई क्या महिलाओं की? राम दुलार इनके विधायक जेल गए, अभी कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ये भूल गए भारतीय जनता पार्टी को। जिस देश का जिस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, 40 मुकदमे उसके ऊपर स्वयं उठा लेता है। ये गुंडागर्दी नहीं है और क्या है? पर ये कहते हैं भैंस खुलने की बात, तब तो बंधी हुई भैंस चोरी हो गई, और आज आपकी औकात नहीं है कि अपने जानवर को आप बांध के रख पाए। आपको अपने जानवर की सुरक्षा नहीं करनी है, आपको अपने फसल की सुरक्षा करनी पड़ेगी। गुंडागर्दी सरकार की नहीं है, किसकी है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, जब मुख्यमंत्री रहते हुए 15 साल रहे ये गुजरात में, महिला की रेकी कराए इनके गृह मंत्री ने। इनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने रेकी कराया महिला का, क्यों कराया था? उसके पीछे क्यों लगाई थी? ये सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे। मोदी जी ने कितना विकास किया है देश का, ये जानने की जरूरत है। हमारे देश का विकास 55 लाख करोड़ से कर्ज बढ़ करके 205 लाख करोड़ हो गया। कर्ज का विकास हुआ है, समाज का विकास नहीं हुआ। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में क्या गंगा साफ हो गई? चलो हमारे साथ दशाश्वमेध घाट चलो, मैं दिखाता हूं कितना है। आप भाई साहब, उस गंगा की जो मलिनता है, हमारे यहाँ के सरकटा नाला लखनऊ से भी बदतर ये हालात है उसकी, उससे साफ हमारा सरकटा नाला है। ये मोदी जी ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मान खा लिया, और जब इस पर आवाज उमा भारती जी उठाती हैं तो उनको निकाल के फेंक दिया जाता है, दूध की गिरी हुई मक्खी की तरह। यह व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल युवाओं को नौकरी की बात मैं करना चाहता हूं। भाई साहब ने कहा, आज तक आपने किसने पेपर लीक कराया? ये पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं। 71 पेपर लीक हुए, 70 में तो आप कुछ करना पाए आज तक। एसटीएफ को जांच दे देते हैं। एसटीएफ ने क्या किया आज तक? एसटीएफ के खिलाफ कौन जांच करेगा? आपने कौन कमेटी गठित करी 70 में से? 71 में कहते हैं हम कर देंगे। जो लास्ट डेट भरने से 10 दिन के अंदर आप एग्जाम करा देते हो, इसके लिए 6 महीने का टाइम लेते हो। तुम्हारे पास 20 दिन 25 दिन 1 महीना टाइम था, 1 महीने के अंदर फिर से आप एग्जाम करा सकते थे। रेणुका मिश्रा जो चेयरमैन थी उन पुलिस प्रोन्नति और भर्ती बोर्ड की, उनको आपने क्यों हटा दिया भैया? अगर किसी सिपाही ने किया है, गलत लोगों ने किया है, तो रेणुका मिश्रा को हटाने की क्यों? आप जातबाजिता लाना चाहते हो, आप उनको दोषी ठहराना चाहते हो। आप किसके साथ जाति करोगे? कोई ऐसा चैनल नहीं इस देश में है कि जो भाजपा का न गावे। अभी तक तो एक चैनल ने आकर के मेरे से कहा बहुत ट्रेंड हो रहा हमारा, क्या हुआ? उसने कहा कि भाजपा का समर्थन करिए, आप लोग कांग्रेसी हैं। हमने कहा नहीं भाई, मैं गांव से हूं। कहते गांव के लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, इतना कैसे जानेंगे? ये तो कांग्रेसी वाले जानते हैं। यानी भाजपा में जो है वो अनपढ़ है, और जो भाजपा को वोट देगा गांव वाला वो भी अनपढ़ है। सबको आपने अनपढ़ घोषित कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है सबको जो है अनपढ़ रखा जाए। मैं साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का आपने बहुत किया। आपका लड़का भी पढ़ता होगा स्कूल में, पिछले साल आपकी स्कॉलरशिप आ गई क्या? इस साल की स्कॉलरशिप अभी आई क्या? पिछले साल आपने स्कॉलरशिप नहीं दिया। आज कहते हो 60% से नीचे जो बच्चा पाएगा नंबर, उसको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अरे आपने अपने सॉफ्टवेयर में क्यों कर दिया होता कि 60% से नीचे वाला बच्चा फार्म ही नहीं भरता? क्यों 1000-2000 रुपए खर्च करता हो भाई? इस सवाल को कोई नहीं पूछता। 6000 फार्म लखनऊ यूनिवर्सिटी ने समाज कल्याण विभाग को नहीं भेजा। ये तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, कितने लोगों ने नहीं भेजा होगा? इनको नहीं पता है क्या?
31 तारीख लास्ट डेट है, बजट लैस हो जाएगा, 20 तारीख तक अभी आप करेक्शन करो। आप कहते हो कि आपका आय निवास जात प्रमाण पत्र डुप्लीकेसी दिखा रहा है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, 2 नाम दिखा रहे हैं, 2 आधार दिखा रहे हैं, बाप का नाम एक है, ये बच्चे जाकर के करेंगे, उनके मोबाइल पर आप मैसेज भेज देते हो। जिन बच्चों को आता नहीं है कंप्यूटर, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, वो आपत्ति कैसे खत्म करेगा? इस पर कोई नहीं बात करना चाहता है। युवा कहां जाएगा? युवा के बारे में आप नहीं चाहते हैं। आप बीएलओ की ड्यूटी लगवाते हैं। चुनाव आयोग से भी मैं कहता हूं, सरकार से भी कहता हूं, बीएलओ की ड्यूटी सरकारी आदमी की लगती है, ना तो अपने विभाग का काम करता है, ना बीएलओ की पूरी ड्यूटी करता है। मैं आपके सामने जिंदा आदमी खड़ा हूं जो कि बीएलओ की ड्यूटी में बनाए गए निर्वाचन लिस्ट में मैं मृतक लिखा हुआ हूं। यह है बीएलओ की ड्यूटी। अरे जो हमारे यहाँ बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको दो ना बीएलओ की ड्यूटी। जो पैसा उसको नौकरी का भी मिलता है, बीएलओ की ड्यूटी का मिलता है। आप बेरोजगार खत्म करना नहीं चाहते हो, आप यहाँ को बेरोजगारी देना से मुक्त नहीं करना चाहते हो, आप रोजगार नहीं देना चाहते हो। जितने कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के मैं देख रहा हूं लखनऊ में विभाग हैं, जो रिटायर्ड आदमी हो जा रहा है उसको 30,000 रुपए पर अपने यहाँ रख रहे हो। मैंने सवाल पूछा ऐसा क्यों? वो कहते अनुभवी है। जब हमारा युवा नौकरी नहीं करेगा तो अनुभवी कैसे होगा? जो नई भर्ती ले लो क्या अनुभवी आता है? अगर रेलवे में भर्ती हो तो रेलवे का नियम कानून जानता है क्या कोई अभ्यर्थी? नहीं जानता। नया अपॉइंट करने वाला धीरे धीरे काम करता है, ट्रेनिंग सरकार का देने का काम है। आप युवाओं को नौकरी देना चाहते हो, आप ऐसे दलालों को रखना चाहते हो जो जिंदगी भर भ्रष्टाचार किया है विभाग में, और वो फिर आकर के दलाली करें। भाई साहब कह रहे हैं कि भाजपा युवाओं को नौकरी देना नहीं चाहती है। ये इनका सोचा समझा बयान है। विपक्ष का 70 साल से इन्होंने रोजगार नहीं दिए, 70 साल से इन्होंने भ्रष्टाचार पर नहीं बोले, 70 साल से इन्होंने 100 रुपए में से 80 रुपए खाए। ऐसे लोग ईमानदारी की बात कह सकते हैं? विश्वास करेंगे आप? अभी हम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से देखिए आप कितना सुधार हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, शिक्षा पर कितनी अच्छी व्यवस्था हुई है। सेंट्रल में एक नौकरी बता दें। आप सेंट्रल में एक नौकरी बताइए। आप देखिए, सेंट्रल में 10 साल के आप देखिए नौकरी बताइए। 10 साल पूरा होना, 10 साल क्या सब एक नौकरी क्या सब क्या 2014 से पहले सभी लोग नौकरी लगे हुए थे? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के सभी नेताओं से, क्या 2014 से सभी लोग नौकरी लगे हुए थे? 2014 से पहले लगे हुए थे। एक बात बताइए, पुरानी पेंशन को किसने खत्म किया? कांग्रेस ने खत्म किया कि कांग्रेस ने खत्म किया? 2005 मैं कई चीजों को बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से समर्थित, अरे एक रुपया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 1990 में सरकार बनाया था बीपी सिंह ने, और उन्हीं सरकार में कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमान दोनों पर अत्याचार हुआ, जिसकी एक पिक्चर एक वाजपेयी साहब बनाए थे अभी, और पैसा कमाया। जिस देश में फिल्म देखने पर छूट दी जाती हो, फिल्म बनाने पर छूट दी जाती हो, और कफन पर 18% टैक्स लिया जाता हो, यह है भारतीय जनता पार्टी, वो है भारत। जिस देश में टैक्स फ्री, जिस देश में फिल्म टैक्स फ्री कर दी जाती है कम्युनल होने के लिए, ये न सुनिए, उससे पहले भारत की एक सरकार थी, उसमें गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने कश्मीर को मिनी पाकिस्तान बना दिया। ये सही कह रहे हैं? तब ये कहाँ चले गए थे? 1990 से पहले, 1990 में वहाँ दिन रात, 1990 में दिन रात एक करके इन्होंने कश्मीर को पूरा इस्लामिक बनाओगी। सही बताओ, वही वाह तुम बताओ, सही बताओ कौन था? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब आपके, और उन्होंने किया कांग्रेस की, किसके समर्थन से बनी? कांग्रेस की बीबी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, भूल गए आप? 1990 में कहा तुम्हारे दिमाग में है? आप अपना मोबाइल दिमाग रखिए आप, 1990 में अपने देखिए। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार यादव। सत्येंद्र कुमार यादव जी, क्या लगता है इस बार आपकी बार भाजपा कह रही 400 पार, आपको क्या लगता है? अरे वो अपनी सीट बचा के दिखा, 400 पार बहुत दूर रही, अपनी बचा के दिखा दे, 400 पार बहुत दूर रही। एनडीए गठबंधन जीतेगी, समाजवादी कांग्रेस गठबंधन जीतेगी अब की बार। और भाजपा ने पहली बात इन लोगों ने ये पूछा था, भाजपा ने किया क्या? झूठ बोलने के अलावा कोई काम तो किया नहीं।
पुलिस के में भर्ती हुई, भर्ती में निकली थी, पेपर हुआ, पेपर आउट करा दिया। कराया किसने? कराया तो सरकार ने, जिसमें हमें नौकरी ना देनी पड़ जाए। सरकार तो कह रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने पेपर आउट कराया है। पहले अपने ऊपर कार्रवाई करा ले, उनके ऊपर कार्रवाई क्या कराएंगे? पहले अपनी करवाए कार्रवाई। सबसे पहले चोर तो बैठे भाजपा में जो मंत्री बैठे हैं, पहले वो अपनी करवा ले। ये बहुत क्रांतिकारी जगह और है। मैं दिव्यांग हूँ, अरे बोलना नहीं, मैं दिव्यांग हूँ और मैं ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गया था मिलने। मैंने कहा ब्रजेश पाठक जी हमको एक ई रिक्शा दे दीजिए जिससे हमारा गुजारा हो जाए, मैं बेरोजगार हूँ। तो पाठक जी ने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, हमारे पास सरकार के पास पैसा ही नहीं है, हमारी पार्टी खुद गरीब है। ये माननीय ब्रजेश पाठक जी बोले। बताइए पब्लिक को इस तरीके को गुमराह किया जाएगा? जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपना एक कटोरा करिए, हमारे पास 1 रुपया डाला, हम तुम्हारे कटोरा में डाल देंगे, हम 1 रुपया डाल देंगे। हम तो भिखारी हैं, हम तो भिखारी, तुम हमसे बड़ा भिखारी हो। योगी जी ने भी मैं पर मिला हूँ, योगी जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं जांच करवाऊंगा जिले से, जिले के आधार पर काम करेंगे। तुम दूसरे के ऊपर मुकदमा लगाओ, तुम्हारे पर भी तो मुकदमे थे, तुमने अपने वापस क्यों ले लिए? बताइए हमें। क्या इस सरकार में क्या मंत्री और विधायक क्या चोर नहीं है? क्या कतली नहीं है? उन्नाव में देखिएगा कुलदीप सिंह ने क्या किया, और अमेठी में देखिए एक दलित समाज की महिला बीड़ी थी, उसकी साड़ी खींची गई। बताइए क्या किसने नहीं देखा? पूरे हिंदुस्तान ने देखा, उसके लिए कुछ है ही नहीं। दलित की मायावती भी थी तो उसके साथ गेस्ट हाउस में किसने क्या किया था? क्या नाम है भैया? हमारा नाम गोलू कश्यप है। गुन्नू कश्यप हाँ जी, क्या कहना है आपका? अभी ये दलित की बात कर रहे हैं, वहाँ पे साड़ी खींची गई, शायद ये भाई साहब भूल गए हैं गेस्ट हाउस में क्या हुआ था बहन जी के साथ। तब दलित की वो बेटी नहीं थी, तब वो दलित की चीजें नहीं थी, तब किसकी सरकार थी, किसने किया था? तब नहीं अकल खुलती है। ठीक है, अभी जो है भाजपा से लोग इतना कह रहे हैं कि भाजपा जा रही है, भाजपा ये आ रही है। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा को कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ है, जो चलता है उसे जलने दो, ये जलना नहीं रुकने चाहिए, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब किस बार भाजपा 4.5 खबर डंके की चोट पे 70-20 का पैदा नहीं हुआ, मोदी को हराने वाला गुंडाई के साथ पैदा नहीं हुआ, डंके की चोट पे आएगी, भाजपा ही आएगी। विपक्ष का सुपड़ा साफ है, अब की उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आएंगी, डंके की चोट पे आएगी। किसी जगह कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपकी जनता को, अब की बार माहौल हो गया, सब भगवानमय हो गए, सब राममय हो गए, विपक्ष में कोई अब चेहरा ही नहीं बचेगा। माननीय राहुल गांधी जी सबसे पहले ले गए कि भारत जोड़ो यात्रा, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत तोड़ा किसने था? हम न्याय यात्रा लेके निकले, 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें आप भी शामिल रहेंगे, कैमरामैन भी शामिल रहेगा, हम लोग भी शामिल रहेंगे। भाई साहब राहुल गांधी जी एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गठबंधन करके दूसरी पार्टी को भी नैया डुबा दे रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया देखिए मैं किसी चुनी हुई सरकार का नाम क्या है आपका? मैं गुड्डू कुशवाहा हूँ। गुड्डू कुशवाहा जी कह रहे हैं कि 80 में 80 सीटें लाएगी भाजपा। जी भैया मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं किसी चुनी हुई सरकार का विरोध नहीं करता। देखिए कोई ना कोई सरकार लोकतंत्र में चुनी जाएगी, बशर्ते मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 और 19 में बीजेपी सरकार ने फुल बहुमत की सरकार बनाई और अपने असल मुद्दा पर जनता के सामने अपने मुद्दों को रखा कि मैं देश के अंदर बेरोजगारी पर काम करूंगा, महंगाई पर काम करूंगा, भ्रष्टाचार पर काम करूंगा। लेकिन आज रिजल्ट आपके सामने है। जब जनता आज का बेरोजगार नौजवान, मजदूर, महिला, किसान जब इन लोगों को अपनी बात याद दिलाती है तो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया था, तो फलानी पार्टी ने क्या किया था। मैं दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि न जाने बीजेपी के अंदर कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आप अभी देखे थे कि नीतीश कुमार जी बहन बेटियों को उसी भरे सदन में क्या क्या कह रहे थे, और उसी समय मोदी जी कहे कुछ तो शर्म करो नीतीश, कुछ तो शर्म करो। और जब नीतीश बीजेपी में चले जाते हैं तो नीतीश वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। आज राजभर जी देखें, आज राजभर जी कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा गुंडा इस लोकतंत्र में कौन है। आज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। आज परिवारवाद को देख लीजिए, आज अनुप्रिया पटेल का परिवार कहाँ जा रहा है, राजभर का पटेल कहाँ जा रहा है, राजभर का परिवार कहाँ जा रहा है, और माधवराव सिंधिया का परिवार कहाँ जा रहा है, राजनाथ सिंह का परिवार कहाँ जा रहा है। मोदी जी तो कहेंगे कि मेरा कोई परिवार नहीं, तो भाई आप शादी नहीं करेंगे तो इस लोकतंत्र पर आपका अधिकार नहीं है शासन करने का। तो दोस्तों यहाँ कुछ खाए पिए हुए लोग हैं, मैं किसी दल का विरोधी नहीं हूँ, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, लेकिन मैं यकीन करिएगा मैं ये कह रहा हूँ
कि गंगा की कसम जमुना की कसम, गंगा की कसम जमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो, बदलेगा जमाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ हम बदलो कुछ तुम बदलो, बदलेगा जमाना बदलेगा। दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर काम करने वाली ये सरकार अपने असल मुद्दों से भटक गई। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि नारों से गरीबी नहीं मिटेगी, कमर तोड़ महंगाई, जितने गड्ढे पाटे जाते, बढ़ गई उतनी खाई, बढ़ गई उतनी खाई, छीन लो रोटी छीन लो काम, बिना लक्ष्य कैसे विश्राम, धन और धरती बट के रहेगी, भेद की खाई पट के रहेगी, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, सही कर रहे हैं अखिलेश यादव। आज ये उन्हीं के फैन, आज देखिए ये जो है देखिए, ये जो है ये है केजरीवाल के फैन। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल के फैन है। बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ, ये वही लोग हैं। एक मिनट, दूसरी सरकारें झगड़ा 2000 इनके पास कट्टा कारतूस है। ए भैया रुको, मैंने किसी दल पार्टी का नाम नहीं लिया। सरकार ये दरोगा से मुझे पकड़वा देंगे। आप लोकतंत्र के जज हैं, आप जज हैं, आप जज। देखिए ये लोग चल करके ये देखिए हमारी बात नहीं कहने दे रहे हैं। देखिए मैंने किसी का बात नहीं कहा। लोकतंत्र में बोलने की आजादी, मेरे मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं। आप भाजपा को कहो, देखो भैया रुक जाओ, भैया बोलो मत, तुम्हें मौका आएगा तुम बोलना, मुझे बोलने दो। भैया देख रहे हैं आज सरकारी एजेंसियों का, सीबीआई का, ईडी का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, देख रहे हैं ना भैया। अगर आपने सच्चे अर्थों में आपने काम किया है तो क्यों विपक्षी दलों को तोड़ रहे हैं? किसी का विधायक तोड़ रहे हैं, किसी का सांसद तोड़ रहे हैं, किसी पर ईडी लगा रहे हैं, किसी पर सीबीआई लगा रहे हैं। आप ईमानदारी से चुनाव लड़िए, ईमानदारी से चुनाव लड़िए। आप चलाइए मत। अभी तो आपको पता चल गया है, सारी क्षेत्रीय पार्टियों का नोटबंदी करा के, नोटबंदी करा के, देखिए बोला ये जा रहा है, ये गोलबंद लोगों का गिरोह है। ये बोलने नहीं दे रहे हैं, ये सदन में नहीं बोलने देते हैं, ये जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये बिके हुए लोग हैं। आप यहाँ मत झगड़ा करो, ये जनता तय करेगी, ये जनता अपने बैलेट पेपर से तय करेगी। तुम्हारे यहाँ गुंडाई करने से नहीं भेजेगी जाएगी। हाँ, आपको दिया जाएगा, आपको क्या नाम है? पूरी उनकी बात नहीं खत्म हुई थी, आपका क्या नाम है? वो किसी बेसिस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। छात्र विरोधी सरकार। एक मिनट, आपका क्या नाम है? They have a frustration something. ये ऐसे लोगों को फ्रस्ट्रेटेड लोग बोले। क्या नाम है आपका? मेरा देवव्रत नाम है। क्या कहना है आपका? इस बार भाजपा कितनी सीटें लाएगी? भाई सीटें क्या, अब तो राजनीति में कोई टक्कर ही नहीं बची। 400 के पार ले लेंगे। हम 400 नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष का कहीं कोई दम ही नहीं दिख रहा है। क्योंकि यार एक चीज बताइए, आप सीधे वे में देखिए, एक नॉर्मल पब्लिक वे में, ये कवि थे, अपनी कविता से पूरे समाज को पूरा अवांछित करने की कोशिश की। लेकिन समस्या यहाँ पे यही है कि जैसे कोई कुछ करने के लिए कोशिश करता है समाज में, तो उसके पास बहुत सारे ब्लेम्स लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें। और ये समाज का इतिहास भी रहा है। भाई बीपी सिंह जब बने थे प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जब बने थे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी जनता का साथ लिया था, जेपी आंदोलन हुआ था, ठीक है। और बाद में देखो, सत्ता का खेल यही होता है कि जिनके हाथ में सत्ता गई वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, या जिनके बेस पे फैक्टिंग समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से कर रहे हैं। ये
इनको खुद ही नहीं पता कि इनकी पार्टी ने क्या क्या किया क्या नहीं किया है, और ये गिनाए कि हम ऐसा समाज के लिए कर दिए हैं कि पूरा बदलाव सब आ गया, इनसे बड़ा वर्कर कोई है ही नहीं। आप सुनना चाहते हो तो सुनो। बोलिए, क्या सुना? इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हाँ। समझ रहे हो? नहीं ये लोग खुलवाए। डायल 100 नंबर, एम्बुलेंस योजना, इंटरनेशनल स्टेडियम, 60 लाख समाजवादी पेंशन, 18 लाख लैपटॉप योजना, भैया फ्री सिंचाई, फ्री दवाई, फ्री इलाज, ये समाजवादियों की थी सरकार। स्वामी भानु प्रताप जी, स्वामी भानु आजमगढ़ दुर्वासा धाम। क्या लगता है इस बार बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, सारा का सारा मुद्दा इलेक्ट्रो बांड बता दिया कि सरकार अपने आप को छुपाना चाह रही है। इनसे बड़ा भ्रष्टाचार का सुप्रीमो कोई नहीं होगा। आप देखिए, वैक्सीन का नाम घर घर चर्चा हुआ, उसी कंपनी से 500 करोड़ रुपया ले रहे हैं। उस समय क्या किस दौर से भारत गुजर रहा था? लोग माँ की लाश को नहीं छुए, बेटे की लाश को नहीं छुए। वैक्सीन पे बड़ा यहाँ से लेकर पूरे विश्व में सप्लाई हो रही थी। अब पाकिस्तान से बांड लिया गया। कब लिया गया? जब पुलवामा का हमले कितने दिन बाद, डेट आ जाएगी। और जिस कंपनियों में ईडी का और सीबीआई छापा था, वहां से करोड़ों का बांड आता है, तो ईडी और सीबीआई बंद, इसे क्या कहा जाएगा? रामराज कब आएगा? आपने राम का कहा, रामराज सुनिए, ये इस समय इस तरह बना दिया गया, घट में है राम, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, तुलसी यह संसार को हुआ मोतियाबिंद। अरे रामराज तब आएगा जब गरीब नौजवान के घर में खुशहाली आ गई। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान को गोली मार दिया जा रहा है। आज यही होली आ रही है, आप जाओ आप सर्वे कर लेना गांव में जाकर के, घर गरीबों किसानों की क्या हालत है। आप 2 रुपया पेट्रोल डीजल सस्ता करके कौन सा संदेश देना चाहते हैं? आप जो वादा किए थे उन्हीं कंपनियों को आप 15 लाख करोड़ माफ करते हैं, फिर सरकार का खजाना पूरा का पूरा उन्हीं को फिर लोन दे देते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण रूप से और उनका सांसद बोलते हैं कि 400 पार, तो संविधान बदल दिया जाएगा। उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? हमारे संविधान तो यही अधिकार देता है। तो आज देश के ऊपर संकट है। आप देखिए, आर्थिक स्थिति में 12वें स्थान पे भारत दुखी देश कहा जा रहा है। पहले विकासशील देश की लिस्ट से निकल गया, अब पाकिस्तान बांग्लादेश के लेवल पे आ गया। ये मैं नहीं, ये रिकॉर्ड बोल रहा है, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। तो इस तरह से 24 का चुनाव जो होगा, अब देश का नौजवान, किसान, गरीब संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव करेगा। अब नहीं करेगा तो फिर गुलामी और मजबूरी और आत्महत्या के लिए तैयार रहे। जी जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? सराफत अली जी, सराफत अली जी, क्या कहना है आपका? एक मिनट, बात पहले समझो। आप ये आंकड़ा लगा लीजिए, अगर 400 पार कही जा रही है तो जनता कह रही है, और जनता कहने के बावजूद में आपने 14 और 17 और 19 और 22 आपने गठबंधन और ठगबंधन बड़े नीचे देख लिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ये नीति देख लीजिए कि गुलाम नबी आजाद पर और असरुद्दीन ओवैसी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी बी टीम दलाल हैं। आप ये पूछ लो, 20% मुसलमानों की बदौलत अगर समाजवादी खड़ी तो यहाँ खड़ी है, और कांग्रेस खड़ी तो सेंट्रल में खड़ी है। पीटीए का नारा माननीय अखिलेश जी देते हैं, क्या उसमें कोई दलित संघ मुसलमान गया राज्यसभा बन के? क्या अरशद मदनी मौलाना नहीं राज्यसभा बन के जा सकते थे? या कृष्णा पटेल जी नहीं जा सकती थी, जिसमें बाबा साहब दूसरा संदेश लेके चले आए, उनकी पत्नी थी सोनेलाल जी की? आप ये बता लीजिए, ये विपक्ष इसलिए लोग कहावत कहते हैं गाँव में कि जब नियत सही है तो बरकत पुण्य आज्ञा के भागत है, और जब नियत खराब हो तो जहाँ है। तो इस गठबंधन की जो है सपा कांग्रेस की वो नियत नहीं साफ। क्या नेता विरोधी दल कोई मुसलमान नहीं बनाया जा सकता है? या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नेता मुसलमान नहीं बनाया जा सकता है? एक ही परिवार के, चाहे यहाँ हो चाहे लालू जी वहाँ हो। जब रामविलास पासवान ने और तुम्हारे इनको क्या कहते हैं, रामविलास पासवान ने लालू से कहा था कि समर्थन हम देंगे जब आप मुख्यमंत्री बनाएंगे मुसलमान, और मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद नहीं तैयार हुए,
4 जो ओवैसी के विधायक थे वो उन्होंने जो है तिजोरी ने तोड़ लिया। इसी में जब नीतीश जी ने देखा कि हमारा मामला गड़बड़, हमारे साथ यही भी व्यवहार होगा, तो किनारे हो गए। जब सरकार तानाशाही करती है तब विपक्ष जो है नकेल कसता है। जब सरकार तानाशाही करती है विपक्ष नकेल कसता है। और आप पूछो कोर्ट से लगा के सदन तक क्या विपक्ष ने जो है विरोध किया है, हमको आप बताइए। क्या जनता की लड़ाई समाजवादी और कांग्रेस वाले लड़ रहे केवल अपने मतलब की और अपने परिवार की, और जातिवाद तो परिवारवाद तो कांग्रेस और समाजवादी से ही पैदा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं। जो प्रमोशन करता है वो आगे जाता है। यही माननी ओम प्रकाश राजभर का लड़का, ओम प्रकाश राजभर का लड़का परिवारवाद नहीं है। एक मिनट पहले चालू किया है तो देख देख ही खरबूजा रंग पकड़ता है, कहीं देख देख ही खरबूजा रंग पकड़ता है। इसी से आप और आपको हम बता दें मुसलमान गुलाम नहीं है। एक मिनट, मुसलमान गुलाम नहीं है, मुसलमान गुलाम नहीं है। क्या तमिलनाडु में इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी से केरल में गठबंधन है और जम्मू कश्मीर में मुफ्ती महबूबा फारूक अब्दुल्ला से गठबंधन, और बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी को और गुलाम नबी को इन लोगों ने बाहर किया है। अगर राहुल गांधी वायनाड की सीट पर न गए होते तो शायद लोकसभा का मुहारा नहीं देख पाते। ये समाजवादी और कांग्रेस केवल जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे। क्या अगर मोदी जी को कह रहे कि चुनाव के पहले आए तो ये लोग चुनाव के पहले कई बार धरना दिया, कई बार जनता की लड़ाई लड़े, कई बार राज्यपाल राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। पत्रकार महोदय, मोदी के साथ में जनता है और 400 पार ये जनता खुद कह रही मैं भी एक जनता का आदमी हूं। कैमरामैन सुमित के साथ में आजाद, स्वास्थ्य न्यूज, लखनऊ।